थे। मैं निखिल और उनके साथ साथियों से उस दिन गोंडवाना में प्रोग्राम था, वहां पर मिला। मेरे को पता है कि वो दिलीप भाव ने बुलाया है, आपको जाना है। मैं बिल्कुल यही सोच के आया कि मेरे को ये गांव में जाना है। जितने यंग लड़के थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आओ रे, इधर आओ। अमिताभ बच्चन बन रहा है क्या? तुम लोगों को जिसका आप लोगों ने पुतला बिठाया है, किसी ने पूछा क्यों पुतला बिठाया इसका? क्या किया इसने आप लोगों के साथ में? आप लोगों के लिए क्या किया? आपके समाज के लिए क्या किया? आपका इससे संबंध क्या है बिरसा मुंडा से? क्या जवाब देंगे तुम लोग? क्या बताओगे तुम? इससे क्या संबंध था तुम्हारा? किसी ने पूछा तो बती भाई की डिबेट काय सांगणार तुम्ही? तुम्हाला कोणी विचारला बिरसा मुंडाशी तुमचा काय संबंध आहे? नेमका बिरसा मुंडा तुमच्या कोण आहे? तुमच्यासाठी काय केलेलं आहे? तुम्ही त्याला भगवान म्हणता, कशासाठी म्हणता? कोणी विचारलं तर काय सांगणार तुम्ही? बती वेट की डिबेट। ये समाज का बिरसा मुंडा से क्या संबंध है? अगर ये तुमसे किसी ने पूछा तो हमको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो हमने बिठाया है। ये जवाबदारी अपने समाज की है कि बाकी सब लोगों को समझाए कि बिरसा मुंडा कौन है, क्या है। बिरसा मुंडा को बोरगांव पहुंचने के लिए झारखंड से 147 साल लग गए। इस देश में सचिन तेंदुलकर का नाम 10 मिनट के अंदर पूरे देश में फैल जाता है। अमिताभ बच्चन का नाम 10 दिन में पूरे देश में फैल जाता है। शाहरुख खान का नाम आपके घर तक आ जाता है। सलमान खान का नाम आपके घर तक आ जाता है। मोदी जी का नाम आ जाता है तुम्हारे पास में। सोनिया गांधी का नाम आ जाता है। लेकिन बिरसा मुंडा का नाम यहां तक पहुंचने के लिए 147 साल क्यों लगे? थोड़ा सोचो। इसलिए लगे क्योंकि इस देश के जो पढ़े लिखे पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास पैसा है, सत्ता है, वो लोग इस देश के आदिवासियों को बताना नहीं चाहते कि वो किसके वंशज है। कोणी ताली नाही वाजवायची आता आपल्याला, फक्त ऐकायचं आहे हम किसके वंशज है। ये आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि आप इस देश के मालिक हो। इस देश के पूरे जल, जमीन, जंगल आदिवासियों के हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के नहीं है, अंबानी के नहीं है, अडानी के नहीं है। ये आदिवासियों की जमीन है, ये आदिवासियों का देश है। इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। बिरसा मुंडा वो बच्चा था जिसके घर में खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। ऐसे समाज में, ऐसे जगह पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा मुंडा के घर में कोई राजा नहीं था, कोई साधन नहीं था। पूरे आदिवासी लोग जितने हैं, पहले तो एक बात समझ लेना, हाँ गोंड आए, हाँ परदान आए, हाँ भील आए, हाँ कोरकू आए, ऐसा कहीं नहीं है। सब आदिवासियों का खून एक जैसा है, ये विज्ञान ने बता दिया। डीएनए एक जैसा है, सबकी संस्कृति एक जैसी है, और सबकी जो दुख है, अधिकार है, वो समान है। इसलिए समाज भी क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में आदिवासी यानी केवल गोंड आणि प्रधान नहीं, पूर्ण समाजाबद्दल विचार करा। आपके जीवन से अगर एक चीज निकाल ली जाए, आपकी आंखें निकाल लेंगे तो भी आप जिंदा रहोगे, आपकी जीभ निकाल लेंगे तो भी आप जिंदा रहोगे, आपके बाल निकाल लेंगे तो भी आप जिंदा रहोगे, आपके दोनों पैर भी काट देंगे तो भी आप जिंदा रहोगे। लेकिन आपके जीवन से समाज निकाल लेंगे ना, तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि जो कुछ है आपके पास, जे काही तुम्हाला भेटून राहिला, समाजामुळे भेटून राहिला। अगर समाज नहीं होता तो तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते, तुम्हारे पास में जमीन नहीं होती, तुमको आरक्षण नहीं मिलता, तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं। आज तुम्हारे समाज के कुछ लोग पढ़ लिख के अधिकारी नहीं बनते, कर्मचारी नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते। ये इसीलिए क्योंकि समाज की वजह से।
कोई पार्टी वार्टी की वजह से नहीं। समाज बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अपने ही समाज के साथ में गद्दारी करते हैं। हमारे लड़कों के दिमाग में एक अलग टाइप की बात आती है। सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया तो उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आदिवासी बच्ची को नंगा दौड़ाया जाता है इस देश में, उसका बलात्कार होता है, उसको मारा जाता है। 13-13 साल की लड़कियों को, 12 साल की लड़कियों को नक्सल बोल के मारते हैं, उसका दुख नहीं होता किसी बच्चे को। अरे आदिवासियों में ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता इस देश में। इतनी गरीबी है आदिवासियों। विश्व का सबसे ज्यादा गरीब आदमी आदिवासी, और वो आदिवासी काला अंडे में मिला। रोज कितना कमाता है? 3.5 रुपए। 3.5 रुपए अगर आदिवासी कमाएगा तो खाएगा क्या? अरे 50 रुपए कमाता है तो पेट भर के नहीं खा पाता वो, तो 3 रुपए वाला आदमी कैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा? इसके बारे में कोई सोचता नहीं। हमारे नेता भी नहीं सोचते। हमारे आधे से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग गड्ढे खोदने का काम करते हैं। आपले लोक छत्तीसगडहून येतात, मध्य प्रदेशहून येतात आणि इथे गड्ढे खोदायचं काम करतात ते। अब गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो भी काम तुम लोगों को नहीं मिलेगा, तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? ये भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल दिए कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं का मतलब यह है कि वो इस देश के नागरिक नहीं है, और अगर वो इस देश के नागरिक नहीं है तो उनको इस देश में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा किसी समाज के साथ में किसी देश में नहीं हुआ। हम इस देश के मालिक हैं, इस देश में हमारा सब कुछ है, जल, जमीन, जंगल। इस देश की हर चीज आदिवासियों की है। बावजूद इसके हमको बोला जा रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं है। अरे तुमको आज आदिवासी हो करके आरक्षण मिला है, तुमच्याकडे जमीन आहे, मी नंतर सांगणार तुम्हाला। तुम आदिवासी हो करके सब कुछ है, अब तो ये बोल रहे हैं कि आदिवासी देश में नहीं है। तुम क्या करोगे? तुमको तो आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। तुमको आरक्षण नहीं रहेगा, तुमको कोई पहचान नहीं देंगे, तुम्हारी जमीन नहीं रहेगी, तुम्हारी जमीन भी छीन लेंगे। अभी तो कायदा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है। आता कायदा आहे म्हणून तुमची जमीन सुरक्षित आहे। जर हा कायदा नसला, ये कायदा नहीं रहता, तो तुम्हारी क्या हाल होते? यही लड़ाई लड़ा बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा की लड़ाई इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि वो जमीन की लड़ाई थी। पहले हमारे लोगों से, आदिवासी लोगों से एक मुट्ठी चावल, एक बाल्टी पानी, एक मुट्ठी नमक, इसके बदले में लोग एक ये ले लेते थे, अंगूठा ले लेते थे। वो अंगूठा लगा देता था और उसकी पूरी जमीन छीन लेते थे। ऐसा करते करते आदिवासियों की जमीन छीनना शुरू किए थे। 16 साल की उम्र थी बिरसा मुंडा की जब उसके परिवार की 240 एकड़ जमीन जमींदारों ने छीन लिए थे। बिरसा मुंडा ने सोचा कि अगर ये मेरे परिवार के साथ है तो ये पूरे समाज के साथ भी वैसी चल रहा है। बिरसा मुंडा उड़ीसा गया, उड़ीसा में भी वही चालू था। पश्चिम बंगाल गया, वहां पर भी वही चालू था। वहां से आने के बाद बिरसा मुंडा ने अपनी सेना बनाया, जिसको पेनकळा बोलते हैं। आपण पेनकळा म्हणजे आपण मराठीमध्ये काय बोलतो, तिथं जाऊन आपण आपल्या पेनाची पूजा करतो, तिथं देवाची पूजा करतो, त्याला पेनठाणा म्हणतो आपण। बिरसा मुंडांनी आपल्या वयाच्या 16व्या वर्षी पेनकळाची स्थापना केली, पेनकळाची स्थापना। और वहां से बिरसा मुंडा ने समाज को संगठित करना शुरू कर दिया। इस देश में 1898 में एक ऐसी लड़ाई हुई जितने लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे, दुसऱ्या विश्व युद्ध मध्ये इतके लोक नाही मरले जितके लोक आपल्या जमिनीसाठी मेलेले आहेत। ते आदिवासी होते सर्व। आपला इतिहास इतना दाबून ठेवलेला है, अपने इतिहास को दबा के रखे हैं इन्होंने। हमारे को मालूम नहीं था कि बिरसा मुंडा कौन है, अभी पता चल रहा है बिरसा मुंडा कौन है। हमारे बच्चों को नहीं मालूम था,
हमारे आने वाली पीढ़ी जो अभी ग्रेजुएट होंगे उन्होंने भी पढ़ा नहीं होगा किसी लेशन में, स्कूल में, कॉलेज में कि बिरसा मुंडा कौन है। लेकिन बिरसा मुंडा की वो लड़ाई ने, जब देश आजाद नहीं हुआ था 1898 में, यहाँ का ओबीसी आदमी, यहाँ का मुस्लिम आदमी, यहाँ का ब्राह्मण आदमी, यहाँ का क्रिश्चियन आदमी, यहाँ का कोई भी धर्म का आदमी रहे, सबके 7/12 में भूधारक लिखते थे। ओनर नहीं, भूधारक, भूमि धारक। लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन ने इस देश के जितने जमीन वाले लोग थे सबको भूमालक बनाया। 1 लाख आदिवासी लोग मारे गए और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई। ब्रिटेन में जाके उन्होंने कायदा बनाया जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कायदा नहीं रहता इस देश में तो तुम्हारे पास में 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन नहीं होती, तुम जंगल में रहते। आज हमको आदिवासी बोला जा रहा है इस देश में बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से, बाबूराव शर्मा के आंदोलन की वजह से, टंट्या भील के आंदोलन की वजह से, राघोजी भांगरे के आंदोलन की वजह से, तिलका मांझी के आंदोलन की वजह से। वो जमीन हमारी बनी, देश तो जमीन पे खड़ा है ना। जमीन नहीं रहती तो देश खड़ा रहता क्या? इस देश में किसी ने जमीन की लड़ाई नहीं लड़ा सिवाय आदिवासियों के। इस देश में आजादी की लड़ाई में 70% हिस्सेदारी आदिवासियों की थी। हर आदिवासी परिवार का बच्चा स्वतंत्र सेनानी होता था उस वक्त। अब देखो तुम, स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट तो उनके पास है जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए, उनको स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट, उनको पेट्रोल पंप, उनको जमीन। लेकिन हमारे समाज के हिस्से में क्या आया? गरीबी, कुपोषण, भूखमरी, आतंकवाद, नक्सलवाद। ये हमारे बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे आश्रम स्कूल में जाते हैं, जहां पढ़ने के लिए जाते हैं वहां उसके साथ बलात्कार होता है। तुला जेवण देणार नाही जर कोणो कोणाला सांगितली तर सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए वो बच्ची रात में उनके साथ सो जाती है। ये अपने समाज की हालत है। हमारे समाज के नेता तो नेता वो डरते हैं, लेकिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी इसके बारे में बात नहीं करते। पढ़े लिखे लोग नहीं बात करते, तुम भी अपने बाल बच्चों को आश्रम स्कूल में भेजते हो, तुम भी बात नहीं करते। तुम्ही पण विसरलेला आहे समाज म्हणजे काय? लोकांच्या मागे मागे, हा पंडित आला, तो भावा आला, त्याच्या मागे मागे चालले। अबे तुमच्या समाजाबद्दल कोण विचार करणार? का सोनिया गांधी विचार करणार, की मोदी विचार करणार, की मोहन भागवत विचार करणार? करणार तर तुम्हालाच आहे। तुमच्या मुलाबाळांसाठी तुम्हाला विचार करायचा आहे, दुसरे लोक नाही करणार। शेवटी जबाबदारी तुमची आहे, तुम्ही त्याला जन्म दिलेला आहे, तुमने उसको जन्म दिया है, ये जवाबदारी तुम्हारी है। कोई दूसरा आदमी इसमें नहीं करेगा कुछ। हमने क्या जवाबदारी निभाए? आज एक पुतला आप लोगों ने बिठा दिया, ये तुम्हारा यहाँ पर भवन बना लिए। तुम्हारे बच्चे को अगर कहीं ट्रेनिंग देना है, कोई ITI की ट्रेनिंग देना है, किसी लड़की को स्वयं रोजगार की ट्रेनिंग देना है, महिलाओं को उद्योग, वो ग्राम छोटा छोटा उद्योग बोलते हैं उसकी ट्रेनिंग देना है, कहाँ दोगे तुम? गवर्नमेंट नहीं देंगी अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी स्थिति में चले गई है कि उनको गरीब आदमी की कोई फिक्र नहीं है, और खास करके आदिवासियों। अभी ऐसी ये अवस्था हमारे लोगों की है कि हमारा आदमी समाज को भूल गया है, देश ने आदिवासियों को भूल गई है, हम भी अपने आप को भूल गए हैं और देश भी हमको भूल गया है। ऐसे स्थिति में तुमको कोई याद नहीं रखेगा, तुम्हारे बाल बच्चे लावारिस हो जाएंगे। अभी तुम अच्छे हैं, यहाँ पर हिंगना के लोग बहुत अच्छे हैं, जिनके बदन पे कपड़े, हमारी माँ बहनें अच्छे कपड़े पहन के बैठी है। गांव में जाके देखो, जंगलों में जाके देखो अपने लोग कैसे रहते हैं। एक साड़ी के 2 टुकड़े करते हैं, एक माँ पहनती है और एक बेटी पहनती है। ऐसी अवस्था कौन से समाज की है? काम नहीं मिलता है करके अपने लोग खून बेच रहे हैं, 800 रुपए में खून बेचते हैं आदिवासी लोग। कोई किडनी बेच रहा है, कोई अपने आंखें बेच रहा है, कोई अपने बच्चे को बेच रहा है। ये हालत हो गई अपने समाज की। अशी अवस्था कोणत्या समाजाची आहे देशामध्ये? फक्त आदिवासी समाजाची। हा देशाचा पहिला माणूस आता आखरी माणूस, शेवटचा माणूस बनलेला आहे।
असा स्थितीमध्ये, ऐसी परिस्थिति में तुम लोग क्या करेंगे? तुम लोगों ने क्या करना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? ये देखो, एक गाड़ी रहती है, साइकिल रहती है, मोटरसाइकिल रहती है, उसका भी चालक, पालक और मालक रहता है। तुमको किसी ने पूछा कि आदिवासियों का चालक, पालक और मालक कौन है? किसके कहने पर यह समाज चलता है? कौन चला रहे इस समाज को? कौन इस समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं? कौन इस समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं? कौन तुम्हारे बाल बच्चों के बारे में सोच रहा है? अगर तुमको किसी ने पूछा तो क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब दोगे? कारण आपला समाज असा आहे की त्याच्या कोणी वालीच नाही, लावालीच पडलेला समाज झालेला आहे आता. नेत्याला फिकर नाही, त्याला फिकर पार्टीची आहे. अधिकारीला काय घेणं देणं नाही गावातल्या लोकांशी, जंगलातल्या लोकांशी काय घेणं देणं नाही. फक्त तो आपला बिल्डिंग बांधतो, आपल्या मुलाबाळांबद्दल विचार करतो. तो तुमच्या मुलाबाळांबद्दल विचार करत नाही. सरकार तुम्हाला मानते आहे की या देशात आदिवासी राहतच नाही. याचा अर्थ काय झालेला आहे? तुमचं अस्तित्व नकारण्यात आलेलं आहे. तुमची पहचान, तुमची ओळख, या देशात तुमचं ओळख नकारलेलं आहे की तुम्ही आदिवासी आहेत. त्यांचं काय नाही आहे की तुम्ही आदिवासी नाही, त्यांचं म्हणणं आहे की या देशात आदिवासी राहतच नाही. इतना बड़ा घात कौन से समाज के साथ है? और अपने लड़कों को गांडू बना रहे हैं, अपने लड़कों के दिमाग में डाल रहे हैं, अरे तू ये सेना में चले जा, तू फलाना सेना में, तू यहाँ पर दल, वो दल में जा, ये दल में जा. तेरे समाज का क्या है? किसी लड़के को उठाया, अभी किसी को यहाँ पर कानोली बारा के पास में कोई आदिवासी गांव के लड़के को या लड़की को अगर किसी ने बलात्कार कर दिया, तुम्हारे में ताकत है कि एक जगह आकर तुम लड़ सको? क्योंकि हमने कोई संगठन बनाया ही नहीं, हम लोग विचार ही नहीं करते उसके बारे में. तुम्हारी बहन बहनों के साथ यहाँ जितनी भाई बैठी है, दूसरे लोग जब जाती है आदिवासी महिलाएं सुबह काम पर, खेती पर, तो देखना तुम लोग क्या बोलते हैं, अबे ये आदिवासी की महिला जा रही है, इसके साथ कुछ भी कर दो. क्योंकि इसके समाज के लोग गांडू है, इसके समाज के लोग संगठित नहीं है, इसके समाज के लोग बेईमान है. ऐसी सोच है उनकी कि ये भाई के पीछे कोई समाज खड़ा नहीं है. एक दलित भाई को हाथ दिखा के दिखाओ तुम थोड़ा सा, पूरा अम्बेडकरी समाज एक जगह आ जाता है. एक ब्राह्मण भाई को कुछ होता है तो पूरे देश के ब्राह्मण भाई एक जगह आ जाते हैं. आदिवासियों को तो रोज 1 घंटे में एक भाई की बलात्कार होता है. 2 बच्चे रोज मरते हैं भूख से. यहाँ कुत्ता भूख से नहीं मरता, लेकिन आदिवासी भूख से मरता है. तुम लोगों ने जिस आदमी का यहाँ पर पुतला बिठाया है, उसका तुमसे क्या संबंध है? तुम्हारे घर में शादी होती है, आप लोग रोते हैं मडमी गांधतांग. तुमच्या घरी लग्न होते तेव्हा तुम्ही तुमच्या घराच्या समोर काय मांडता? काय कशाची पूजा करता? मुंडाची पूजा करता की नाही? हा तो वंशज आहे आपला बिरसा मुंडा. हा बिरसा मुंडा वयाच्या 24व्या वर्षी शहीद झालेला आहे, पण 24-25 ची त्याची वय होती. काय के लिए लढा बिरसा मुंडा ने? बिरसा मुंडा ने केवल समाज के लिए लड़ा, जात के लिए नहीं कि मैं मुंडा जाति का हूं, नहीं, पूरे समाज के बारे में सोचा. अब तो तुम्हारा खुद का लड़का तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा. तुम बोलो मेरे लिए बेटा तू जान दे दे, मेरे लिए फांसी में चढ़ जा, चढ़ेगा क्या? बिरसा मुंडा को क्या गरज थी 25 साल की उम्र में अपने लिए फांसी पे चढ़ा? तुम अपने आदमी को बोलो, तुम अपने लड़के को बोलो, अपने भाई को बोलो, पूछ के देखो मेरे लिए फांसी पे चढ़ता क्या? वो नहीं कर सकता काम, वो काम उसने किया है खुशी से अपने समाज के लिए. समाज इतनी बड़ी चीज है कि इसके लिए जान भी देने को तैयार हो गए लोग. तो उनके वजह से हम लोग बचे हैं. ये कोई भगवान भगवान के वजह से नहीं बचे. कोई आवा बावा नहीं आया तुमको बचाने के लिए. ये शहीद नहीं होते तो कोई कुछ नहीं होता. कोई राजाओं ने कुछ नहीं किया. अगर हम गोंड राजा थे तो कितनी जमीन है आदिवासियों के पास में? यहाँ पर दीक्षा भूमि है दलित भाइयों के साथ में 100 एकड़, उधर संघ भूमि में 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन है. क्रिश्चियन भाइयों के पास जमीन है, मुस्लिम भाइयों के पास जमीन है. आदिवासियों के पास कहाँ है? 10 एकड़ जमीन नहीं है तुम्हारे लोगों को. तुमको जिंदा रहने के लिए तो ठीक है, वो तो है ही नहीं. सड़क पे रहते अपने आदिवासी लोग शहर में. मरने को भी जगह नहीं है आदिवासियों के लिए. कोणी विचारला तुम्हाला नागपूरमध्ये आदिवासींच्या काही कब्रस्तान आहे का? काय सांगणार तुम्ही? जैसा मुस्लिम भाई का कब्रस्तान हो तो उनका क्रिश्चियन भाई का कब्रस्तान रहता है, मुस्लिम भाई का रहता है. तुम्हारा है क्या? अरे तुमको तो गाड़ने को भी जगह नहीं है, मरने को भी जगह नहीं रही. अभी
बहुत जल्दी ये हिंगना में बहुत बड़ा प्लान आने वाला है, क्योंकि अभी इन्होंने जमीन का सर्वे कर लिए, सैटेलाइट सर्वे कर लिए। ये हिंगना से जुड़ा हुआ जो जंगल का जोन है, यहाँ से तुम्हारा वो वर्धा से जुड़ा हुआ है बेल्ट में, जिसको बहुत बड़ा वो मिला है, क्या नाम है प्रोजेक्ट, बोर प्रोजेक्ट से इसको जोड़ रहे हैं। अब तुम्हारे घर यहाँ से उठेंगे, 10-10 लाख में तुम्हारी जमीनों को खरीद लेंगे, तुमको भगाएंगे, मिलिट्री लगाएंगे। कौन है तुम्हारे को बचाने वाला? आणि तुम्ही जे लोक उपास करतात, बिरसा मुंडाचा पुतळा मांडला तुम्ही लोकांनी। बिरसा मुंडा काय म्हणतो, अबे उपास करायचा आहे तो देवासाठी नाही, आपल्या मुलाबाळांसाठी कलेक्टर ऑफिसच्या समोर उपास करा। आपल्या मुलाबाळांसाठी तुम्ही जेल जायची तयारी ठेवा, जेलामध्ये जायची तयारी ठेवा। तुम्ही प्रकल्प अधिकारी करे तुम्ही जा, आपल्या मुलाबाळांची देव तुम्ही आहे। कोई भगवान नहीं बचाएगा तुमको, पैदा तुमने किए। बिरसा मुंडा बोलता है, जिस बच्चे की माँ होशियार वो बच्चा जिंदा रहेगा, जिस बच्चे की माँ बेवकूफ, वो सोचती नहीं है, कुछ समाज के बारे में नहीं सोचती, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचती, उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। फक्त जेवायला द्यायच्या, खायला द्यायच्या म्हणजे तुम्ही आई बाप नाही झाले। तुमची जबाबदारी आहे, नैतिक जबाबदारी आहे की त्याला विचार पण सांगायचा, त्याला कसं जगायचं, कोणाकडे जायचं, काय अभ्यास करायचा, कसं राहायचं, कोणी सांगणार? तुमची संस्कृती कोणी सांगणार? आपण तो विसरलो सर्व। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कोई तो हो जो हमारे समाज को बचाए। बिरसा मुंडा का मैं 2 बात बताता हूं तुम्हारे को। एक बार बहुत तूफान आ रहा था, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, पानी आ रहा था। बिरसा मुंडा कुछ अपने साथियों के साथ में जा रहा था। पहले राम मंदिर उतना फेमस नहीं था जितना जगन्नाथ का मंदिर फेमस था। बिरसा मुंडा ने देखा कि सूअर के कुछ बच्चे और सूअर ठुटर रहे हैं पानी में, वो इतने ज्यादा पानी में ठुटर रहे हैं कि वो मर जाएंगे। बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया और वो सूअर को और सूअर के बच्चों को मंदिर के अंदर में बंद कर दिया। रात भर वो मंदिर में रह बच गए, लेकिन वो सूअर देख के सब लोग, पूरे पंडित लोग चिल्लाने लग गए, अरे बिरसा मुंडा ने तो भगवान को अपवित्र कर दिया, जगन्नाथ भगवान को अपवित्र कर दिया बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा को इसकी सजा मिलनी चाहिए। सुबह हुई, सब लोग बैठे। बिरसा मुंडा ने बोला, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, तुमने अपवित्र कर दिया जगन्नाथ को, अब तुमको इसकी सजा मिलेगी। बिरसा मुंडा ने बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। बिरसा मुंडा ने पहला सवाल किया, ये सूरज को किसने बनाया? पंडों से पूछा तो पंडे बोलने लगे, ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा, ये झाड़ को किसने बनाया? तो पंडों ने बोला, ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा, तेरे को किसने बनाया? तो बोले, ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा, ये सूअर को किसने बनाया? तो बोले, ऊपर वाले ने। तो भाई एक ही कारखाने का माल है, इसका गोडाउन अलग कैसे हो सकता है? वो एक जगह क्यों नहीं रह सकते हैं? फिर बिरसा मुंडा ने बोला, सभी धर्मों के लोग जिस जानवर को तुच्छ जानवर मानते हैं, उसको आदिवासी संस्कृति में नारायण पेन बोलते हैं, गोंडी में उसको पत्ती बोलते हैं, उसको नारायण पेन बोलते हैं। बिरसा मुंडा ने बोला, हमारी संस्कृति में एक तुच्छ जानवर का स्थान भगवान के जैसा है, तो इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा। इसलिए बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, छोड़ दिया, हिंदू धर्म लिया, छोड़ दिया, वैष्णवी धर्म लिया, वो भी छोड़ा, और बोला, आदिवासियों को किसी धर्म की जरूरत नहीं है, आदिवासियों की संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है, और इसलिए मैं अपने संस्कृति में जीना और अपनी ही संस्कृति में मरना चाहता हूं। ये बिरसा मुंडा ने बोला। सब लोग हंसते हैं आदिवासियों को कि आदिवासी महुए की झाड़ की पूजा क्यों करते? आपला मोठा देव तिथं काय, हे लोक पूजा करतात महुव्याच्या झाडाची, महुए की झाड़ की पूजा क्यों करते हैं? सब लोग हंसते हैं, अरे क्योंकि आदिवासी लोग महुए की दारू पीते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि जब चावल नहीं होता था, गेहूं नहीं होता था, जवारी नहीं होती थी, तब हमारे लोग महुए की रोटी बनाते थे और उसका इरूक पीते थे। तब से हमारे आदिवासी लोग उस झाड़ को मानते हैं। आज से 10,000 साल पहले से हम लोग उसको अपना पेन मानते हैं। वहीं पे अपन अपना पेरसा पेन पूछते हैं।
ये हमारी संस्कृति है। अरे हम लोग तो झाड़ से जुड़े हैं, पेड़ से जुड़े, जानवर से जुड़े। कोई मड़ा भी है यानी मड़ा, कोई मसरा में यानी मैश, कोई कोवे यानी बंदर, पेंदा में यानी पद्दी। ये हमारे सरने में हमारी संस्कृति जो है पूरी निसर्ग से जुड़ी हुई संस्कृति है। आदिवासी कभी भेदभाव नहीं करता, कोई भी धर्म का मंदिर रहे, किसी भी मुसलमान का दरगाह भी होगा तो उसको भी हाथ जोड़ लेता है, क्रिश्चियन का कुछ होगा तो उसको भी हाथ जोड़ लेता है। आदिवासी किसी धर्म का ये नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम हिंदू है, तुम आदिवासी थे, आदिवासी है, आदिवासी रहेंगे। इंसान की धर्म परिवर्तन हो सकता है लेकिन संस्कृती परिवर्तित नहीं हो सकती। तुम्ही संस्कृतीचं परिवर्तन नाही करू शकत, तुमच्या डीएनए तसंच राहणार। आज तुम्हाला स्वतःला म्हणायचं आहे आम्ही वनवासी नाही, आदिवासी आहोत, या देशातले मूळ निवासी आहोत। हे तुम्हाला म्हणायचं, आपल्या मुलाबाळांना कळवा, त्यांना सांगा, त्यांना शिकवा। अपने बाल बच्चों को समझाएगा कौन? दूसरा बाहर का आदमी आके समझाएगा। एक बाई से पूछो, आदिवासी बाई से, अच्छा तुझा मुलगा काय करणार है? गंगाच्या बाबू तिथे जाते, तो पण ढोर चालणार। लेकिन एक दलित बाई से पूछो, वो बोलती नहीं मैं याला डॉक्टर बनवणार, याला इंजीनियर बनवणार। एक ब्राह्मण भाई से पूछो, वो देखती रहती है कौन सी कुर्सी खाली है, वहां अपने बच्चे को भेजेंगी, वो उसके लिए जीती है वो। लेकिन हमारी जो महिला है उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता है। वो उपास करेंगी, सोमवार को उपास करेंगी, मंगल को उपास करेंगी, फलाने के दिन को उपास करेंगी। ब्राह्मण तय कर लेता है कि भैया सोमवार के दिन ये भगवान, मंगल के दिन ये भगवान, पूर्णिमा के दिन वो भगवान, अमावस्या के दिन वो भगवान। ऐसा लगता है कि ब्राह्मण रोज फोन पे बात करता है भगवान से। बिरसा मुंडा ने क्या बोला था? मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। ये बिरसा मुंडा ने बोला था। इनके स्पष्ट विचार होते बिरसा मुंडा के। बिरसा मुंडा ने बोला था, पैसे से यानी आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, लेकिन विचारों से और दिमाग से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज दिमाग से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम मर जाता है। ये विचार होते बिरसा मुंडा से। इसके जो तुमने स्थापना की है बोरगांव में, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी काम किए तुम लोगों ने। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी याद करेगी इसको, तुम्हारे लोग याद करेंगे इसको, हमारी आने वाली पीढ़ी इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। ऐसे समय में जब देश में बोला जा रहा है आदिवासी नहीं है, ऐसे समय में जब तुम्हारी कोई आरक्षण नहीं रह रहा है, अभी तो आरक्षण भी खत्म होने के कगार में है, ऐसे समय में जब तुम्हारे पास नौकरियां नहीं रहेंगी, ये बच्चे पढ़े लिखे कहां जाएंगे, कौन सी जगह पर जाएंगे? काय योजना आहे, कोण विचार करत आहे तुमच्याबद्दल? कधी केला का? रात्री झोपण्याच्या अगोदर तुम्ही कधी विचार केला मी जशी जगत आहो माझ्या मुलं बाळ तसं जगणार का? त्यांच्या भविष्याचं काय, याबद्दल तुम्ही विचार केला का? अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाना है तो एक चीज याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है समाज। समाज के साथ गद्दारी मत करना, समाज के साथ ईमानदारी से अपने नए लड़के तैयार करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको लाओ, लड़कों को तैयार करो, उनके दिमाग में डालो, उनको समझाओ समाज क्या है, तुम्हारे संवैधानिक अधिकार क्या है, तुमको क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये नहीं बताएंगे। ये लड़कियों को, अभी जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां, इन लोगों को तैयार करो, महिलाओं को तैयार करो। कम से कम एक भाई 800 रुपए रोज कमाना चाहिए, तब जाके उसका बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता, वो मजदूरी बनेगा। उस भाई के बारे में सोचना चाहिए, वो भाई ने अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं तुमको कि भाई सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं, तुमको करना पड़ेगा। ये दिशा वालों ने बहुत अच्छा काम शुरू ये किया, इनके लिए ताली बजाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, एक ब्राह्मण बच्चा जब पैदा होता है तो वो आरएसएस में जाता है, संघ में जाता है, उनका जज भी रहेगा तो चड्डी पहन के आरएसएस के ऑफिस में जाता है। एक मुस्लिम बच्चा बनता है तो वो मदरसे में जाता है, उसके बच्चे, उसके माँ बाप उसके हाथ में कुरान शरीफ देते हैं, उसको बताते हैं ये कुरान है बेटा, तेरे जीने मरने का तरीका है, इसको लेके चल। जहाँ आरएसएस में जाते हैं महाभारत रामायण बताते हैं, उसको वेद बताते हैं और उसको बोलते ये तेरे रास्ते है, इसके हिसाब से चल। आज
क्रिश्चियन को देखो, वो अपने बच्चों को बताता है ये बाइबल है, उनके स्कूल है, कॉलेज है, सबके स्कूल कॉलेज और उनके समाज में काम करने वाले लोग हैं। तुम्हारे बच्चा अगर तुमसे पूछा मी या देशात काय आहो, माझा काय स्थान है, मी कौन आहो, माझी संस्कृती काय है, कौन सी किताब देंगे तुम अपने बच्चे के हाथ में? कोणती पुस्तक देणार तुम्ही? तुमच्या मुलाने जर विचारलं आई मला का सांग मी या देशात कोण आहो, माझा इतिहास काय आहे, माझे मूल काय आहे, माझे मित्र कोण आहे, माझे भाऊ कोण आहे, माझे शत्रू कोण आहे, मी कसा चालू कसा जगणार, याबद्दल काही सांग आई. तुम्ही काय सांगणार? हे लक्ष्मी माईची फोटो घे, हे देवाची फोटो घे, तुझा देवा तारणार तुला, असं सांगणार का तुम्ही? त्याला वाऱ्यावर सोडून देणार का? कोणाची जबाबदारी आहे? तुम्ही किती शिकलेले आहे महत्वाचे नाही, तुम्हाला किती समजते, तुमच्यामध्ये किती जिव्हाळा आहे समाजाप्रती, तुम्ही किती जागृत आहे सामाजिक रूपाने, हे महत्वाचे आहे. मैं तुम्हारे लिए मराठी बोल रहा हूं, मेरे को समझता ही नहीं मराठी बोलना ज्यादा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि तुम कम से कम समझो. और अगर तुम लोग ऐसे ही रहेंगे चुपचाप, हमारे लड़के भी ऐसे रहेंगे तो लावारिस हो जाएंगे. यहां से सिर्फ 12 किलोमीटर पे MIDC है साहब, आप लोगों को बताता हूं मैं, 44% जमीन आदिवासियों की MIDC में, 44% यानी 44% जमीन आदिवासियों की जमीन है जिस पर ये MIDC खड़ी है. उसमें 2% आदिवासी है सिर्फ काम कर रहे हैं, वो भी मजदूर है, कंपनी के बाहर काम कर रहे हैं, वो भी नौकरी नहीं मिली तुमको. हमारे नेता छक मार रहे थे क्या? हमारे गांडू नेता क्या कर रहे थे? तुम्हारी रोजी रोटी के बारे में बात नहीं करोगे, तुम चुपचाप बैठे रहोगे तो तुम क्या करोगे? ऐसा करके कुछ होने वाला नहीं है. तुमको खुद का संगठन बनाना है, सामाजिक ताकत तैयार करो कि नेता झुक जाए तुम्हारे सामने. तुमने बैठ बोले तो सो जाना चाहिए नेता, ऐसी तैयारी करो. लड़कों का काम है, नए लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है, कोई लड़का लड़की नहीं, सब ट्रेनिंग लो. यहाँ पे प्रशिक्षण शिविरें लगाओ. ये जो बच्चा है क्या नाम है उसका, जिसने निखिल, इसको बोल रहा हूं मैं, जितने बच्चे सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, जितके नवीन मोला मोले आए, कोई बच्ची 8वीं से पढ़ाई छोड़ दी होंगी, 9वीं से 10वीं से, तो वो संपर्क करे, उसको जो भी मदद लगती सब मिलेगी. अपने यहाँ एक कार्यक्रम चलता है जिसको समाज बनाओ मिशन बोलते हैं. 3 चीजों पे काम करते हैं अपन, एक आदिवासी बचाओ, एक समाज बनाओ और तीसरा पढ़ो लड़ो और बढ़ो. ये कार्यक्रम बिरसा मुंडा के कार्यक्रम है, बिरसा मुंडा के विचारों से ये पूरा मिशन चलता है. आज से 20 साल 25 साल पहले 22 साल पहले मैं थैली पकड़ के घूमता था बाइक से, चिल्लाता था अरे बिरसा मुंडा का सुनो, अपने को बिरसा मुंडा. मेरे को हंसते थे लोग, पूछते थे भाई बगे डलता तीन लो बिरसा मुंडा, कोई तो रांदुर, ऐसा बोलते थे. आज समझ में आया हमारा बाप कौन है. भारत का कोई भी आदिवासी शहीद हमारा बाप है, जिसके विचारों पे ये समाज जिंदा रह सकता है. राजाओं के विचारों से, नेताओं के विचारों पे नहीं, शहीदों के विचारों पे ये समाज जिंदा रहेगा. और तुमने बहुत बड़ा काम किए, वो पुतला बिठा के. जिन लोगों ने ये पुतले के लिए मेहनत की उनके लिए जोरदार ताली बजाओ. वो नेता है, वो सही मायने में नेता है. लड़कों ने बिल्कुल अपना एक संगठन खड़ा करना चाहिए और दिमाग से, मुंह से नहीं. व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, मी तो त्याला हे म्हणलं, त्याला ते सांगितलं. व्हाट्सएप से कुछ नहीं होता. पहले दिमाग को तैयार कर, सीखो, समझो तुम कितने पहलवान है, कितनी बॉडी है, कैसे दिखते हो, माधुरी दीक्षित दिखते हो या सलमान खान दिखते हो, ये महत्व का नहीं है. बिरसा मुंडा ने बोला तुम्ही कसे दिसतात हा महत्वाचा नाही, तुम्ही कसं विचार करतात हे महत्वाचं आहे. हे आतली जे सुंदरता आहे विचाराने होते. तुमचे विचार ठरवतात की तुम्ही सुंदर आहेत की नाही. तुम्ही कसे दिसतात याचा काही घेणं देणं नाही तुमच्या जीवनाशी. तुम बहुत गोरे होंगे करके नौकरी मिलेगी क्या तुमको? शादी भी हो जाएगी तो खाएंगे क्या? पत्थर घोटे. आज का समय ऐसा है, नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी पैदा करना पड़ेगा तुमको. कोई तुमको घर में आके नौकरी नहीं देगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा. ये जो कार्यक्रम ले रहे हैं आप लोग, मैं देखा, मैं वो सब यहाँ पे दिलीप भाऊ, ललित भाऊ वगैरह जो लोग हैं, जितने अच्छे सब लोग, अभी वो कुंवारा भीषण के बारे में बताए. दादा कुंवारा भीषण भी खतरे में है, वो भी जमीन चले जाएंगी.
और तुम्हारा वो कचारगढ़ की भी जमीन चले जाएंगी, वो भी आरएसएस वाले भिड़े हुए हैं, उनके पास इतनी जमीन रहने के बाद भी आदिवासी की जमीन पे जा रहे। सब तो है सबके पास, लेकिन तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारे भगवान खतरे में है, तुम खतरे में हो, तुम्हारे बाल बच्चे खतरे में है। क्या करोगे तुम? अभी तो आश्रम स्कूल भी बंद कर रहे हैं। बैकडेटेड पेटिशन यानी पुरानी तारीख की अगर तुम दवाई खाओगे तो रिएक्शन होगा, वैसी पुराने तारीख की ये लोग हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं अगर बच्चा 10वीं भी पास होता है तो उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता, उसको एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। ऐसी शिक्षा लेके क्या करोगे आप? जैसे कुक्कुट पालन होता है, जैसा बकरे का वो गॉड फॉर्म चलाते हैं, वैसे आदिवासी बच्चों के हॉस्टल और आदिवासी बच्चों के आश्रम स्कूल चल रहे हैं। एक धंधा बन गया है। साला कोई योजना आती है आदिवासी ऑफिस में तो सबसे ज्यादा खुश होता है ठेकेदार, फिर अधिकारी और नेता ये खुश रहते हैं, आदिवासी को कुछ समझते ही नहीं, पूरा वही बढ़ जाता है। गांव में आती नहीं है। एक आखिरी बात बताता हूं, तुम लोग, तुम्हारे बच्चे आश्रम स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारा बच्चा मर गया ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मर गया तो तुमको आदिवासी ऑफिस से चेक आता है 30 हजार रुपए का, कि तुम्हारा बच्चा मर गया, आता तुम्ही 30 हजार रुपयाचा चेक घेऊन टाका। इसका मतलब ये होता है सरकार की नजर में आदिवासी के बच्चे की कीमत 30 हजार रुपए। अबे ईद का बकरा है 2 लाख रुपए का बिकता है, 1 लाख रुपए का बिकता है, तुम्हारे बच्चे की कीमत अभी 30 हजार कर रही है गवर्नमेंट। तब भी हम लोग नहीं सोच रहे, तब भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आणि जे तुम्ही ऐकत आहात, तुम्ही सरळ मनाने नको ऐका की मी बोलत आहो म्हणून ऐकायचं नाही, तुम्ही स्वतः विचार करा, तुम्ही स्वतः आपल्या मुलं बाळांबद्दल विचार करा, समाजाबद्दल विचार करा। शेवटी तुम्ही आहे, जे काही आहे तुम्हीच आहात। आम्ही सर्व येणार, इथं दोन शब्द तुम्हाला सांगणार आणि निघून जाणार, परंतु समाजाची जे धुरा है इच्छी क्षेत्राची तुमच्या हाती आहे ते। मैं तुम लोगों को जो महिलाएं ये संगठन में काम करना चाहती है, कुछ समाज के लिए काम करना चाहती है, अपने बाल बच्चों के लिए काम करना चाहती है, वो महिलाएं सामने आओ, अपना बचत गट बनाओ, उसके माध्यम से कुछ काम करो। तुमको लगता है ट्रेनिंग लो, अभी तो कोयला बनता है, कोयला कांडी कोयला, ये कोयला, ऐसे तक भी बिजनेस सबसे ज्यादा बढ़ गया। अपन तो कचरा चुन के ला सकते हैं जंगल से, वो सबसे अच्छा अपने लिए ट्रेनिंग है। महुए का अभी काम शुरू हो गया है, गोंद का काम शुरू हो गया है, और तुम्हारा बेल्ट इतना अच्छा है कि यहाँ पर पूरा जंगल क्षेत्र है, यहाँ पर तुमको रोजगार मिल सकता है। आपला संगठन बनवा, काहीतरी करा, तुम्हाला जे काही मदत पाहिजे आम्ही तुम्हाला करणार, तुम्हाला सांगणार, तुम्हाला मार्गदर्शन करणार। जो भी महिला है जो काम करना चाहती है, कम से कम 500-600 के ऊपर में रोज 700-800 रुपए कमा सके, ऐसी ताकत हर महिला में बननी चाहिए। अरे आदमी के पास पैसा आएगा तो वो दारू की दुकान में जाएगा, लेकिन महिला के पास पैसा आएगा तो राशन की दुकान में जाएंगे, ये फर्क है। और जितने लड़के हैं बोरगांव क्षेत्र के, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, जो बिरसा मुंडा का आपने पुतला लगा है, केवल आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए किया है। आज देश में 2 बड़े नेता हैं, एक का नाम है महात्मा गांधी और दूसरे का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनका संबंध क्या है बिरसा मुंडा से, ये बताता हूं और मैं यहीं रुकता हूं। महात्मा गांधी जब भारत में आए तो उनको एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी बोलते थे, वो टाई पहनते थे, कोट पहनते थे। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, झारखंड के पास। पहली बार महात्मा गांधी अधिवेशन में गए कांग्रेस के, ऐसा मंडप लगा हुआ था और बोर्ड लगा हुआ था, क्रांति सूर्य महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने एक आदिवासी को पूछा, ये कितने लोग हैं? तो आदिवासी ने बताया, गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। अरे बाप रे, इतने सारी उसको उपाधि मिली है। तो फिर गांधी जी ने पूछा, ये कितने साल जिया, कितनी उम्र तक जिए? तो उसने बताया 24 साल तक। तो गांधी जी और आश्चर्यचकित हो गए कि 24 साल की उम्र में इतनी उपाधि है इस आदमी को, है क्या ये? तो उस गांधी जी ने पूछा, ये क्या चाहते थे, इनकी सोच क्या थी? तो वो मुंडा
व्यक्ति ने बोला मारा गावस मोल मावस, अपने गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज, मावा नाटे मावा राज, यानी आमच्या गावात आमची राज। ये जब बात उन्होंने सुना तो गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की पूरे देश को जरूरत है। तब जाके गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, टाई कोट उतारा, लंगोटी पहना बिरसा मुंडा की जैसी, और वहां से शुरू हुआ। गांधी जी को इस देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं। इसके हिसाब से तो बिरसा मुंडा इस देश का आजा होना चाहिए, लेकिन वो आदिवासी है करके उस पर कोई बात नहीं करता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, हम ही लोगों ने हराया बाबा साहब को, जिन्होंने संविधान लिखा था। ऐसे महान आदमी को हमने हरा दिए। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, वहां से इलेक्शन लड़े। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में सुभाष चंद्र बोस का जो भाई था छोटा, वो कांग्रेस से लड़ रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ रहे थे। आदिवासी लोगों ने कांग्रेस से बगावत किया, बाबा साहब अम्बेडकर को जिताए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनको संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को भी संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता। इतनी बड़ी बात है। बाबा साहब गोदावरी के आंदोलन में बोलते हैं कि मैं बिरसा मुंडा को आंदोलन का गुरु मानता हूं, जमीनी आंदोलन। गांधी जी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं, बाबा साहब बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेता है, लेकिन आदिवासी बिरसा मुंडा से क्यों नहीं लेता है? तुम बाबा साहब के भी बाप है क्या? उससे भी बड़े हैं तुम, महात्मा गांधी से बड़े हैं तुम। आज देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर आदिवासी बिरसा मुंडा को याद नहीं कर रहे हैं। हमने पहली बार अपना जो बिरसा ब्रिगेड का मिशन चलता है, पूरे देश में चलता है, मैंने पहली बार अपने आंखों से देखा। करीब 17,500 जगह पर एक ही दिन में एक ही टाइम पे जयंती मन रही थी बिरसा मुंडा की, और उस 17,500 जगह पर करीब 10 लाख से ऊपर यानी 25 लाख तक के आदिवासी लोग उसमें शामिल थे। अगर ये 25 लाख आदिवासी दिल्ली में अगर लाल प्रधानमंत्री आवास को घेर लेंगे तो इस देश में हलचल मच जाएंगी। केवल एक जगह जमा होने से नहीं, इतने ही लोग मोर्चे में जाना चाहिए, इतने ही लोग घेराबंदी करना चाहिए। तुम्हाला कळलं पाहिजे तुमचे अधिकार क्या है। ये बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा ऐसा भगवान है जो लड़ना सिखाता है, मरना सिखाता है, जीना नहीं। जिसको लड़ना आता है और जिसमें मरने का डर नहीं है, वो आदमी ऑटोमेटिक अच्छे से जीने लग जाता है, स्वाभिमान के साथ जीने लग जाता है। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये संगठन का है, वो संगठन का नहीं। बिरसा मुंडा ने बोला जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद छोड़कर केवल समाज और समाज के बारे में सोचो, समाजवाद के बारे में सोचो। बिरसा मुंडा का कहना है कि जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती, और जिसकी सामाजिक समस्या होती है जिस समाज की, उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि हमारी माँ बहन को समझता ही नहीं समाज यानी क्या, हमारे भाइयों को समझता ही नहीं समाज यानी क्या। वो धर्म और जाति समझ लेते समाज को, नहीं। समाज बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए बिरसा मुंडा ने कुर्बानी दिया, बाबूराव शेरबाके ने कुर्बानी दिया, समाज के लिए दिया। आखिरी वक्त में जब बिरसा मुंडा को मार रहे थे, 2-3 दिन पहले फांसी की सजा हो गई, 3 दिन बाद फांसी होने वाली थी, उसके पहले पॉइजन दिए बिरसा मुंडा को, और उस एक लेटर लेके गए उसके सामने कि तू लिख के दे, तू आदिवासी नहीं है, अगर तू लिख के देगा तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट को छुपाया गया, अभी ये डॉक्यूमेंट आएगा बहुत जल्दी, हम लोग उसको पब्लिश कर रहे हैं कि वो चिट्ठी उसके सामने रखे और उसको बोले कि तू बोल आदिवासी नहीं है, तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। बिरसा मुंडा की जैसे बकरे को काटते और उसकी चमड़ी निकालते, वैसे रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाल रहे थे, खाल निकाल रहे थे, और उसको बोल रहे थे बोल तू इस देश का आदिवासी नहीं है। वो तड़प रहा था, तुमको एक चींटी काटी तो कैसे तड़पते तुम लोग, लेकिन उसको रात भर चमड़ी निकाल रहे थे। आखिरी तक बिरसा मुंडा, मरते दम तक के बिरसा मुंडा ने साइन नहीं किया और बोला, मरते मरते भी यही बोला कि मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मैं अपने कौम के लिए जितने भी बार पैदा होगा उतनी बार अपने कौम के लिए मरूंगा। ये 24 साल की उम्र में, इसलिए बिरसा मुंडा को भगवान बोले। वहां पे ही पैदा हुए थे भगवान बुद्ध
और वहीं पे बिरसा मुंडा पैदा हुआ। बिरसा मुंडा का आंदोलन हम तमाम आदिवासियों के लिए बहुत अस्तित्व का आंदोलन है। हमारे महापुरुषों की वजह से हमको पहचानते हैं। कोई राजा के वजह से हमको आदिवासी नहीं बोलता है। हमको शहीद बाबूराव शर्माके की वजह से बोलते हैं, दुर्गावती की वजह से बोलते हैं, जो समाज के लिए मरे हैं उनकी वजह से बोलते हैं। अब ईमानदारी से रोज 1 रुपए रोज ईमान